नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कटारा और आप मेरे साथ हैं उत्कर्ष क्लासेस में। और आपके पशु परिचर की भर्ती आई हुई है, उसके लिए आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस बारे में। और ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो इस तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेज से जुड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको एक नया बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है। उसके ध्यान में रखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ वो नया जो बैच है जयपुर और जोधपुर दोनों सेंटर पर स्टार्ट होने वाला है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं वो डेली रेगुलर जो क्लासें हैं वो आप ध्यान से और पूरे मनोयोग से वो क्लासें लें। इसके लिए मैं आपको सिलेबस को समझाऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रणनीति बनानी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से सुनेंगे। और जो सिलेबस आया है आपका, जो पशु परिचर का जो सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो उसको क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है, उसमें सीधी सीधी बातें जो है वो लिख दी हैं। लेकिन आपका पेपर का जो पैटर्न है उस पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न जो बनाया गया है उसमें आपके 105 प्रश्न जो हैं वो सामान्य अध्ययन के प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें राजस्थान की जीके भी है, करंट जीके भी है, मैथ वगैरह है, जनरल साइंस है, ये सभी रखे गए हैं। और बाकी जो 45 जो प्रश्न हैं आपके वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, पशु परिचर से संबंधित होंगे। तो उसके लिए आपको उत्कर्ष क्लासेज के बैच जो हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच जो हैं वो ज्वाइन करने हैं, जिससे आपको और बेहतरीन रिजल्ट मिले। और इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी उसकी स्ट्रेटजी बता देता हूं कि क्या है। देखो, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस इसमें आपके यहाँ ये जो सिलेबस है ये आपके इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो भाग ए है और एक भाग ब है। यानी ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट में सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 रखी गई है। यानी कि प्रश्नों की संख्या जो होगी उसमें ए पार्ट में तो आपके 105 प्रश्न आएंगे और बी पार्ट में आपके यहाँ अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो 45 प्रश्न आएंगे। यानी कि 70-30 का वेटेज रखा गया है, जिसमें आपके जो जीके है, सामान्य अध्ययन है, उसमें आपके 105 प्रश्न है, यानी 70% उसका वेटेज रहेगा। तो उसमें देखो राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में, ठीक है, यानी राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जो सेकेंडरी लेवल है उस सेकेंडरी लेवल से आपके प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। सेकेंडरी लेवल का जो स्तर रहेगा उसका आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड जो है वो सेकेंडरी लेवल का रहेगा, वो ध्यान रखना है। ज़्यादा डीप में, गहराई में जो प्रश्न हैं वो ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपको एक जो ये पहली बार भर्ती आई है इसमें देखो यहाँ पर राजस्थान के माध्यमिक स्तर अगर हम बात करें तो माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान है, आपका डेली का जो साइंस है दैनिक विज्ञान, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके अलावा आपकी जो गणित है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, 10th स्तर का मैथ है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामाजिक अध्ययन है। अब सामाजिक अध्ययन में हमारा समाज परिवार वाला जो बातें हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा नागरिक शास्त्र है, उससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो ये सामाजिक अध्ययन। भूगोल, ज्योग्राफी है। इसके अलावा इतिहास, संस्कृति, कला, यानी इतिहास, संस्कृति और कला जो है, यानी कला, संस्कृति और हिस्ट्री, कल्चर जो है आपके वो आएगी। आर्ट, कल्चर है, हिस्ट्री है। और समसामयिक विषय यानी कि करंट जीके होगी। पेपर जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें टोटल 150 यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं आपके। अब देखो इसमें यहाँ बी पार्ट जो है, इसमें बी पार्ट में प्रश्नों की संख्या कितनी है, 45 है, और पूर्णांक भी कितना है, 45। यानी कि 150 नंबर के आपके 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा और 185 प्रश्न होंगे। प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। अब इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इतिहास, कला और संस्कृति। तो इतिहास, कला, संस्कृति आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जिसमें इतिहास की अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी कि इतिहास, कला, संस्कृति में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या आपको पढ़ना जरूरी है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सेकेंडरी स्तर की हम बात करें तो इसमें मोटे मोटे तौर पर मुख्य जो चीजें हैं वो हमको पढ़नी है। हमारा केवल फोकस, उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और अपने स्तर को, स्टैंडर्ड को ध्यान रखना है। सिलेबस इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है, केवल लाइन लिख दी है इतिहास, संस्कृति और कला।
अब इसमें से हमें पढ़ना क्या है वो बात देख लिए हैं। तो देखो यहां पर हम बात करें इतिहास की, और इतिहास जो है उसमें इतिहास में हम बात करें किसकी, राजस्थान के इतिहास की। अब राजस्थान का जो इतिहास है उसमें मुख्यतः जो टॉपिक हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले बात आती है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहली बात जो है उसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं होती हैं। अब राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे प्रश्न आता है पेपर में। अब राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि इंपॉर्टेंट सभ्यताएं कौन सी हैं। हालांकि सभ्यता स्थल बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सभ्यताओं की अगर हम बात करें जिनसे प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, जिसमें एक तो सबसे पहली महत्वपूर्ण सभ्यता कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैराड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, बालाथल सभ्यता स्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो रेड सभ्यता स्थल है और नौहो सभ्यता स्थल है, ठीक है। ये आपको मैंने जो 7 सभ्यता स्थल लिखे हैं ये सभी एग्जाम में ज्यादातर इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से 7 सभ्यता इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सभ्यता है राजस्थान की ये 7 सभ्यता। ज्यादातर जो प्रश्न अब तक के एग्जामों में, पिछले एग्जाम को अगर हम ध्यान में देखें रखें तो उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे वो ज्यादातर इन्हीं सभ्यता स्थलों से पूछे जाते हैं। इनके उत्खननकर्ता कौन है, खोज कब हुई है, किसने की है, किस नदी के किनारे है, क्या क्या मुख्य चीजें मिली हैं, क्या क्या जानकारी हमको यहाँ से मिलती है इन सभ्यता स्थलों से। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है कि ये 7 सभ्यता स्थल हैं, इंपॉर्टेंट सभ्यता स्थल हैं। ऑल ओवर एग्जामों की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो इन्हीं 7 सभ्यता स्थलों से पूछे जाते हैं। तो इन सभ्यता स्थलों को विशेषतः आपको ध्यान रखना है, और इन सभ्यता स्थलों को विशेषतः ध्यान रख करके इनको अच्छे से पढ़ना है, जिससे हमारा जो प्रश्न होगा एग्जाम में वो हमसे गलत नहीं हो, और प्रश्न जो है वो हमको हमारी नोटबुक से मिल जाए। इसके लिए पूरी कोशिश जो है वो आपको करनी है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए, समझा जाए, उसको पूरे मनोयोग से, पूरे कंसंट्रेशन से उसका एनालिसिस करें, उसको अच्छे से पढ़ें, डीप में इन सभ्यताओं को पढ़ें। बाकी सभ्यता स्थल है, कई बार पूछ लिया जाता है कि छोटा सभ्यता स्थल है, 4 सभ्यता स्थल दे करके उनका मिलान करवा लेता है, ठीक है। ऐसे जो प्रश्न हैं वो बड़े एग्जाम्स में दिए जाते हैं, कौन से सभ्यता स्थल से किस चीज की जानकारी मिलती है, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि सभ्यता स्थल जो है वो हमको पढ़ने हैं इसमें। फिर आगे की हम बात करें तो आगे एक तो सभ्यता स्थल, फिर आते हैं राजस्थान के राजवंश। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब इसमें सभी नहीं पढ़ने हमको, प्रमुख राजवंशों का ध्यान रखना है। प्रमुख राजवंश हैं, अब प्रमुख राजवंश में प्रमुख बातें पढ़नी हैं, ठीक है। क्योंकि एक राजवंश को हम अगर हम पढ़ने लगते हैं तो उसमें बहुत राजा हुए, बहुत शासक हुए, बहुत लंबा चलता है, इसलिए हमको इसमें से प्रमुख बातें पढ़नी हैं जो हमें परीक्षा में प्रश्न मिल सके। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड केवल 10th तक का दे रखा है। राजस्थान के 10th की बोर्ड की अगर हम किताब देखें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, तो उसमें एक एक राजवंश के एक एक 2-2 राजा दे रखे हैं, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है, उसको ध्यान रखना है। उसमें जो दे रखी हैं चीजें वो हमको विशेषतः पढ़नी है इसमें। अब देखो यहां पर राजस्थान के प्रमुख राजवंश हैं, उन प्रमुख राजवंशों की अगर हम बात करें तो प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम में हमको प्रश्न मिल सकता है। जिसमें एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। एक राजस्थान में चौहान वंश है, चौहान वंश, इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक अगर हम देखें तो मेवाड़, मेवाड़ जो है उस मेवाड़ में गुहिल वंश, कौन सा, गुहिल वंश है, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मारवाड़, मारवाड़ का राठौड़ वंश है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर, और बीकानेर जो है इस बीकानेर का भी राठौड़ वंश, तो बीकानेर का राठौड़ वंश है। और आमेर का कछवा वंश, आमेर का कछवा वंश, तो आमेर का कछवा वंश है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब ये जो हैं इनमें से आपके ये जो 6 राजवंश लिख रखे हैं इनमें से ही प्रश्न आना है,
प्रश्न इनमें से ही आना है। और ये जो राजवंश है, 6 राजवंश, ये इंपॉर्टेंट राजवंश है। राजस्थान के हर एग्जाम में, ऑल ओवर अगर एग्जामों की बात करें तो इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश है, चौहान वंश है। चौहान वंश में भी अगर हम देखें तो चौहान वंश में जो प्रश्न आता है उसमें चौहान वंश हैं, उसमें से कौन कौन से चौहान वंश से प्रश्न पूछता है? तो एक तो अजमेर का चौहान वंश, कहां का? अजमेर का चौहान वंश। एक रणथंभौर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश। और एक जालोर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश। इनसे प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो चौहान वंश में 3 हो जाते हैं, अजमेर, रणथंभौर और जालोर। इनसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये हमको विशेषतः पढ़ने हैं। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है इसमें भी, इसमें हम्बीर देव है और इसमें कानड़ देव हैं। इन तीनों राजाओं में से ही ज्यादातर प्रश्न आता है। अजमेर में एक विसल देव हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अजमेर में 4-5 राजा हैं, उनके प्रश्न जो है वो पूछते हैं। रणथंभौर में केवल हम्बीर देव चौहान है और जालोर में केवल कानड़ देव चौहान है। उनमें से ही ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम यहां बात करें इस मेवाड़ के गोहिल वंश की, तो मेवाड़ का जो गोहिल वंश है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। तो इसमें पहले तो गोहिल जो वंश है उसमें संस्थापक वगैरह हैं, उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर बाद में इस गोहिल वंश में ही आगे स्टार्ट होता है सिसोदिया वंश। कौन सा? सिसोदिया वंश। और सिसोदिया जो वंश है, उस सिसोदिया वंश की स्थापना, संस्थापक राणा हम्बीर। वहां से आगे हम चलते हैं तो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। ठीक है, ये 4 राजा मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिसोदिया जो वंश है, इस सिसोदिया वंश की अगर हम बात करें तो सिसोदिया वंश में से प्रश्न किस किस शासक से आ सकता है आपके एग्जाम में? तो देखो यहां पर आपके सबसे पहले हम बात करें तो महाराणा कुंभा, राणा कुंभा है, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राणा सांगा, राणा सांगा है, इनसे प्रश्न आ सकता है। राणा प्रताप, राणा प्रताप, इनसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राणा राज सिंह। ये 4 राजा सिसोदिया वंश में इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप और राणा राज सिंह, ये चारों विशेषतः हमको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी सबको भी हमें ध्यान में रखना है, लेकिन विशेषतः फोकस जो करना है वो हमको इन 4 राजाओं पर, 4 शासकों पर करना है मेवाड़ के। फिर बात करें हम मारवाड़ के राठौड़ वंश की, तो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश हैं उसमें राव मालदेव, राव मालदेव और राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन, इनसे ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बीकानेर की बात करें राठौड़ वंश की, तो राव बीका, राव बीका हैं। और इसके अलावा महाराजा राय सिंह हैं, इनसे ज्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आमेर के कछवा वंश की अगर हम बात करें तो आमेर के कछवा वंश में मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम जो हैं अकबर के समकालीन, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाई जयसिंह सेकंड हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट राजा हैं आमेर के कछवा वंश में, जिनको हमें विशेषतः फोकस करना है। ठीक है, जिनसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अब इसके लिए आपको यहां जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज दिए जा रहे हैं उनमें आपको जो नोट कराए जाए, चीजें समझाई जाएं, उनको विशेष से ध्यान रखना है। ठीक है, और उनको फोकस करते हुए अपनी तैयारी जो है उसको मजबूत करने के लिए आपको बार बार उनका रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज देनी है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं, जिससे आपको एग्जाम में जब देंगे, आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको वो भय नहीं रहे एग्जाम का। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर दो, तो ये इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर विशेष फोकस करना है, राजवंशों की अगर हम बात करें। इसके अलावा आगे चलें तो फिर ये तो मध्यकालीन राजस्थान, फिर आधुनिक राजस्थान आता है। क्या आता है? आधुनिक राजस्थान। आधुनिक जो राजस्थान है, उस आधुनिक राजस्थान की हम बात करें तो आधुनिक राजस्थान में जो टॉपिक हैं, इनमें 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें एक तो स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम है। अब स्वतंत्रता संग्राम है राजस्थान के संदर्भ में, उसको पढ़ना है। फिर इसके अलावा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, जनजातीय व किसान आंदोलन, जनजातीय व किसान आंदोलन है, उनको ध्यान में रखना है। एक प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन है।
तो प्रजामंडल आंदोलन है, इसको विशेष से ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप अगर देखें तो प्रजामंडल के अलावा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से आपको जरूर हर एक टॉपिक में से प्रश्न मिलेंगे। इनमें से आपको 5 प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो 4-5 प्रश्न इनमें से आपको मिल सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम है राजस्थान का, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है। विशेषतः इनको ध्यान में रखते हुए इनको भी पढ़ना है आपको, जिससे क्योंकि ये 5 टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिक में से 5 प्रश्न आने हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन, 2 टॉपिक ये हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम, एक प्रजामंडल और एक राजस्थान का एकीकरण। ये 5 जो टॉपिक हैं इनमें से ये आपको लीड दिलाएंगे, 5 प्रश्न आने वाले हैं इसमें से, ठीक है। तो कम से कम 4-5 प्रश्न इनमें से जरूर आएंगे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट है आधुनिक राजस्थान, ठीक है। तो आधुनिक राजस्थान जो है उसको भी विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो बात होती है दोस्तों किसकी, राजस्थान के इतिहास की। अगर अब हम आगे बात करें राजस्थान की कला संस्कृति की, राजस्थान की कला संस्कृति, तो राजस्थान की कला संस्कृति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कला संस्कृति, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं बताता हूं आपको कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ने हैं, ठीक है। अब प्रमुख दुर्ग हैं जिनमें आपके दुर्ग राजस्थान में खूब सारे हैं, लेकिन प्रमुख दुर्ग हैं उनको फोकस करना है, जिसमें मेवाड़ है, मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है। इसके अलावा भैंसोड़गढ़ दुर्ग है, गागरोड का किला है, रणथंभौर का किला है, ठीक है। ये आगे इधर हम देखें, अगर राजस्थान में आमेर की तरफ आए तो आमेर का किला है, ठीक है। नाहरगढ़ है, जयगढ़ दुर्ग है। पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाएं तो अगर जैसलमेर का सोनारगढ़ किला है, मोरध्वजगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, ठीक है। आगे हम बात करें तो उधर भटनेर में भटनेर का किला, हनुमानगढ़ में, ये महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, किले हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रमुख दुर्गों को ध्यान रखना है। दुर्गों के साथ में ही महल वगैरह आ जाते हैं, छतरियां आ जाती हैं, उनको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान के अगर देखें तो उसमें यहाँ ये तो स्थापत्य कला हो जाती है, दुर्ग है, इसके अलावा कुछ मंदिर वगैरह हैं उनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा महल हैं उनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दुर्ग, मंदिर, महल वगैरह जो स्थापत्य कला है राजस्थान में उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एक प्रश्न इसमें से ज्यादातर आपके दुर्ग का आता है या महल का आता है। मंदिर वगैरह हैं वो देवी देवताओं के साथ में उनके साथ आ जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो देखो यहां पर अगर हम दुर्ग, महल, मंदिर ये राजस्थान की स्थापत्य कला से हो जाते हैं। फिर आगे बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति में देखो यहां पर राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं, मेले हैं, इनसे प्रश्न आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोक, देवी देवता हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। संत संप्रदाय हैं, संत संप्रदाय हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। संत संप्रदाय वगैरह हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। चित्रकला है, राजस्थान की चित्रकला है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वेशभूषा है, वेशभूषा है, आभूषण हैं, रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, ठीक है। इनसे विशेषतः ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं इनसे प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जिसमें राजस्थान के प्रमुख त्योहार, मेले, लोक, देवी देवता, संत संप्रदाय, वाद्य यंत्र, चित्रकला, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, स्थापत्य कला, मंदिर, महल, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान की कला संस्कृति में। ये इन टॉपिकों को विशेषतः जो मैंने लिखे हैं उन पर विशेषतः फोकस करना है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिससे एग्जाम में आपके प्रश्न जो है वो इन टॉपिकों में से ही ज्यादातर पूछा जा सकता है। ऑल ओवर एग्जामों की अगर हम बात करें जिनमें प्रश्न पूछे गए हैं वो ज्यादातर इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए हैं, तो इनको विशेषतः ध्यान रखना है और इनको पढ़ना है अच्छे से। अब ये तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के प्रश्न जो हैं, अब इनमें से यहां अगर हम देखें वेटेज के हिसाब से, तो वेटेज के हिसाब से आपके अगर 105 प्रश्न आ रहे हैं ए पार्ट में, तो 105 में से कम आपके 25 से 30 प्रश्न राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति से मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, 25 से 30 प्रश्न दिला सकती है आपको, ठीक है। तो 25 से 30 प्रश्न जो हैं वो आपके इस
टॉपिक से, यानी कि राजस्थान का ये जो पार्ट है इतिहास कला संस्कृति, इसमें से आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इसको विशेषतः आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें क्लियरिफिकेशन किया नहीं है कि कितने प्रश्न आने हैं, लेकिन अगर 105 हैं तो वेटेज अच्छा रहेगा। लगभग 30 के लगभग प्रश्न आपको मिल सकते हैं दोनों से, राजस्थान का इतिहास कला और संस्कृति से। तो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आपको फोकस करना है। बार बार एग्जाम के पहले आपको टेस्ट पेपर हैं, आपको प्रैक्टिस सेट हैं, वो निकालने हैं, जिससे आपकी चीजें हैं वो बार बार आपको रिवाइज हों, जिससे आपको एग्जाम जो है उस एग्जाम का भय नहीं रहे, एग्जाम में डर नहीं रहे। ज्यादा सफलता के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, क्योंकि कंपटीशन का एक ही फंडा होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमें ऑप्शन देखकर भी कई प्रश्न जो है वो सॉल्व कर लेते हैं हम, तो वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा है आपकी, तो इसको भी विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको लिखना नहीं है उसमें, आपको केवल प्रश्न जो है उसको अच्छे से पढ़ करके, समझ करके और फिर उसको यहाँ हिट करना है। उसके लिए आपके नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि 27 तारीख से, यानी कि 27 नवंबर से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं पशु परिचर के, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर जोधपुर दोनों सेंटर पर यहाँ स्टार्ट होने वाले हैं। जयपुर में हिंडौन हेड्स है गोपालपुरा बाईपास पर, वहां पर नया बैच स्टार्ट होने वाला है 27 नवंबर को। समय रहेगा दोस्तों कितना, तो समय इसका टाइम रहेगा बैच का दोपहर को 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे से नया बैच स्टार्ट होने वाला है 27 नवंबर, ध्यान रख लेना डेट को, 27 नवंबर को ये नया बैच है और नया बैच फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए जो भी स्टूडेंट अभी तक कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं वो ऑफलाइन बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं और ऑफलाइन बैच में उत्कर्ष के साथ में आपकी तैयारी को और बेहतरीन मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आप जयपुर के अलावा अगर जोधपुर से पढ़ना चाहते हैं तो जोधपुर में भी जालोरी गेट पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। 27 नवंबर को दोनों जगह बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं पशु परिचर के। 27 नवंबर, समय ध्यान रखना, दोपहर का बैच है, दोपहर 2 बजे से लेकर यह बैच स्टार्ट होगा। इन दोनों बैचों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रेरित करें। जो स्टूडेंट अभी तक पशु परिचर का फॉर्म लगा रखा है और फॉर्म भर रखा है और तैयारी जो है वो अभी तक नहीं शुरू की है, वो आप शुरू कर दें तैयारी, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 150 प्रश्न आने वाले हैं और आपके प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1 अंक का होगा, जिसमें 70-30 का वेटेज रखा गया है। 70% राजस्थान की जीके मैथ वगैरह हैं, जनरल साइंस हैं, इनका रखा गया है और आपके 30% जो है वो आपके सब्जेक्ट का रखा गया है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, नया बैच 27 नवंबर 2023 को स्टार्ट होने वाला है दोपहर 2 बजे जयपुर जोधपुर दोनों सेंटर पर। आप सभी को एग्जाम के लिए मेरी तरफ से अग्रिम बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।